नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। टोक्यो ओलंपिक से भारत के लिए सबसे अच्छी खबर सामने आई है, जहां पर महिलाओं के डिस्कस थ्रो इवेंट में भारत की कमलप्रीत कौर ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये कमलप्रीत का पहला ओलंपिक है और अपनी ओलंपिक डेब्यू पर ही उन्होंने भारत के लिए मेडल की उम्मीद जगा दी है। कमलप्रीत ने 64 मीटर का डिस्क फेंका और क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे नंबर पर रही। क्वालिफिकेशन में कमलप्रीत से आगे सिर्फ अमेरिका की डिस्कस थ्रोअर रही, जिन्होंने 66.42 मीटर तक डिस्कस फेंका। जम्मू कश्मीर के पुलवामा स्थित फॉरेस्ट एरिया दाची गांव के सामान्य क्षेत्र नामीविया और मार्सल ने शनिवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर हो गए। हालांकि अभी तक मारे गए आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। दोनों तरफ से अभी भी गोलीबारी जारी है। कश्मीर जोन पुलिस ने कहा कि पुलिस और सुरक्षा बल मोर्चे पर हैं। इसके साथ ही शोपिया में भी 8 जगहों पर सुरक्षा बलों की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से एनकाउंटर की घटना लगातार सामने आ रही है और अभी पिछले रविवार को भी सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकवादी को मार गिराया था। इससे एक दिन पहले शनिवार को जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा जिले में हुई मुठभेड़ में जहां सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, तो वहीं सेना का एक जवान भी घायल हुआ। तो वहीं असम मिजोरम सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब मिजोरम में असम के मुख्यमंत्री हिम्मत विश्वा शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला कोलासिब में दर्ज किया गया है। इससे पहले दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे के अफसरों को समन भी जारी किया है। मिजोरम पुलिस ने असम के सीएम के खिलाफ 26 जुलाई को हुई झड़प को लेकर हत्या का प्रयास, आपराधिक साजिश के आरोप में मामला दर्ज किया है। हिम्मत विश्वा शर्मा ने के अलावा मिजोरम पुलिस ने असम के 4 पुलिस अफसरों और 2 नौकरशाहों के नाम भी एफआईआर दर्ज कर ली है। इसके अलावा 200 अज्ञात पुलिसकर्मियों के नाम भी मामला दर्ज किया गया है। मिजोरम पुलिस ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि हथियारों से लैस 200 पुलिसकर्मियों ने आईजीपी के नेतृत्व में उनके 20 पुलिस अफसरों पर हमला किया और उनके पुलिस कैंप को आरक्षित वन की जमीन पर अतिक्रमण बताते हुए जबरदस्ती कब्जाने का प्रयास किया। तो कोविड की संभावित तीसरी लहर को लोगों की लापरवाही न्योता दे रही है और महामारी का खतरा बरकरार है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से अपील की है कि वे मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग और व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि हम सभी का यह कर्तव्य है कि जिम्मेदारी के साथ काम करें। हम कोरोना की तीसरी लहर को बुलाने का खतरा नहीं उठा सकते हैं। कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान को सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी के साथ एक जन आंदोलन बनना चाहिए। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह पर शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। ठाणे में परमबीर सिंह पर चौथी एफआईआर दर्ज की गई है। वसूली, धमकी समेत कई धाराओं में परमबीर सिंह समेत 28 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस एफआईआर में पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा, डीसीपी दीपक देवराज, एनटी कदम और राजकुमार कोथमिरे समेत 28 लोगों को आरोपी बनाया गया। इसके अलावा अकबर पठान पराग मनेरे के बाद अब डीसीपी दीपक देवराज का पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें कि पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ चौथी एफआईआर बुकी, केतन तन्ना और सोनू जालान की शिकायत पर दर्ज की गई है। आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने गैंगस्टर रवि के साथ मिलकर फर्जी केस बनाया था। इसके बाद कार्रवाई न करने और नाम आरोपियों की लिस्ट से हटवाने के लिए केतन तन्ना से 1 करोड़ 25 लाख, सोनू जालान से 3 करोड़ 45 लाख रुपए
और किरण माला से 1 करोड़ 50 लाख रुपए वसूले गए थे। तो वहीं पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और 5 अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस ने एसआईटी का गठन किया था। असम मिजोरम के बीच तनाव की स्थिति लगातार जारी है। दोनों राज्यों की बॉर्डर पर फोर्स तैनात है। असम के कछार इलाके में भारी तादाद में पुलिस बल तैनात है। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी यहां पर निगरानी कर रहा है। वहीं असम पुलिस का आरोप है कि मिजोरम जंगलों के रास्ते असम में घुसपैठ कर रही है। कछार की डीसी कीर्ति जल्दी का कहना है कि दोनों राज्यों के बीच रिश्ते अच्छे थे, लेकिन मिजोरम अपने एग्रेसिव रवैये से सब कुछ बिगाड़ रहा है। मिजोरम के लोगों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी गई है। इंफॉर्मेशन है उनके सिविलियंस के हाथों में भी एक्सप्लोजिव्स हैं, गन्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एमिनेशन बहुत वो सिविलियंस में बांट दिए हैं। उनके काफ़ी सिविलियंस एक्स मिलिटेंट्स भी हैं, तो शायद उनको ट्रेनिंग भी रेडी मिल चुका है। बहुत उनके तरफ से आगे अग्रेसिवली मूवमेंट बढ़ रहा है, जिसके वजह से वी हैव टू स्टॉप देम एट सम पॉइंट। हमारी सिटीजन्स को भी हमको सिक्योरिटी अश्योर करना है। जैसे उस दिन आपने देखा डीसीएसपी ऑफ कछार को अटैक किए हैं उन्होंने, तो वी हैव टू सेट अप आवर गार्ड्स। इसी प्रोसेस में हम हमारे पॉइंट्स सेटअप कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा पुलिस बैठेगा और हमारा सिक्योर करेगा। एंड आप देखेंगे उन्होंने बॉर्डर छोड़ के काफ़ी आगे भी फॉरेस्ट में रोड्स काट के कैंप्स बिठाए हैं मिजोरम। दिस इज़ नॉट आइडियल एंड दिस इज़ नॉट डन। तो देश में कोविड के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। यहाँ शुक्रवार को 41,495 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और इस दौरान 37,307 संक्रमित कोरोना से रिकवर भी हुए हैं। तो वहीं 598 मरीजों की मौत हो गई है। इस तरह एक्टिव केस यानी कि इलाज करा रहे संक्रमितों के आंकड़े में 3,573 की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। देश में कुल एक्टिव केस कर बात करते हैं तो कुछ चिंताजनक आंकड़े सामने आ रहे हैं। 26 जुलाई को इलाज करा रहे संक्रमितों का आंकड़ा 3.92 लाख तक पहुंच गया था और वही बीते 4 दिन से लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में एक्टिव केस बढ़कर फिर से 4 लाख के पार हो गए हैं। तो देखिए कोविड-19 का जो आंकड़ा है फिर से बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोविड का जो आंकड़ा पूरे भारत में 40,000 से ज़्यादा दर्ज किया गया है और वही 598 लोगों की कोविड की वजह से मौत हो गई है। तो वही कोरोना महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान तेजी से आगे बढ़ रही है। देश भर में अब तक 46.06 करोड़ से ज़्यादा डोज दिए जा चुके हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें से अकेले 2.27 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं ने भी टीका लगवाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री के जारी आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को वैक्सीन की 44,38,901 डोज दी गई। 18 से 44 आयु वर्ग में 20,96,446 लोगों की पहली डोज लगी है, जबकि 3,41,500 लोगों ने दूसरी डोज लगवाई है। और इस एज ग्रुप में अब तक कुल 15,17,27,430 लोगों ने पहली डोज और 80,31,011 लोगों ने दूसरी डोज ले ली है और कुल मिलाकर अब तक 40,06,56,534 लोगों को पहला डोज और दूसरा डोज दिया जा चुका है। तो वहीं कोविड महामारी के दौर में लॉकडाउन का असर अभी तक देखा जा रहा है। कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन जारी है। हालांकि राज्य सरकारें धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ते हुए
छूट का दायरा बढ़ा रही हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में भी पार्क और चिड़ियाघर पर भी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं, जिसके बाद दूर दराज से सैलानियों ने शिमला के पार्कों और चिड़ियाघर का रुख भी किया। यहाँ राजधानी दिल्ली से आए लोगों का कहना है कि कोविड के बाद घरबंदी से निकलकर शिमला आना एक दिलचस्प एहसास है। यहाँ मौसम के साथ साथ सुंदर पहाड़ियों के नज़ारे हमेशा आकर्षित रहते हैं। तो आइए आपसे सीधे लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट के लिए एजूरी कंपनी को MOU साइन कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। फेज 2 में 1318 हेक्टेयर एवं फेज 3 में 735 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है। फेज 1 के 1365 एकड़ भूमि के अर्जन हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने अंश की धनराशि 1084 करोड़ रुपये अवमुक्त किया जा चुका है। जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की दिशा में भी काम चल रहा है। इसके लिए इस एयरपोर्ट को हाई स्पीड रेल से जोड़ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग द्वारा जोड़े जाने तथा मेट्रो रेल से जोड़े जाने की कार्रवाई भी प्रशस्त है। आगामी कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की संख्या, जो वर्तमान में 3 है, लखनऊ, वाराणसी एवं कुशीनगर, यह बढ़कर के 5 हो जाएगी। यानी जेवर के साथ साथ अयोध्या में भी हम लोग एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये 5 एयरपोर्ट आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में, यहाँ के पर्यटन की संभावनाओं को, प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। आज इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि सभी कार्यक्रम हमारे समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ते हुए प्रदेश और देश की इन आकांक्षाओं को पूरा करने में हमें मदद मिलेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने शुक्रवार को कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। गैंगस्टर जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम भी है। कुख्यात गैंगस्टर पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में कई मामले दर्ज भी हैं। वहीं जठेड़ी के गैंग में 200 से ज्यादा शूटर शामिल भी हैं। काला जठेड़ी हाल ही में ओलंपिक विनर और अब हत्या के आरोपी रेसलर सुशील कुमार के साथ कनेक्शन की बात के चलते सुर्खियों में। गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को अब तक देश के 5 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। दिल्ली पुलिस काला जठेड़ी पर मकौका भी लगा चुकी है। पिछले करीब 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से काला जठेड़ी पर हर रोज जुर्म की नई इबारत लिख रहा था। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार ने जिस सागर धनखड़ की हत्या की, उसी सागर धनखड़ के साथ एक और पहलवान की पिटाई हुई, जिसका नाम था सोनू महाल। कहा जाता है कि सोनू महाल गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी का ममेरा भाई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में काला जठेड़ी के गैंग को सोनू की ऑपरेट करता है। तो कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेशल सेल ने काला जठेड़ी को दबोचा है। वहीं दिल्ली, हरियाणा में मोस्ट वांटेड था काला जठेड़ी, जो कि पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। गैंगस्टर जठेड़ी पर 7 लाख का इनाम था और उसे कई राज्यों की पुलिस भी तलाश कर रही थी। अब जाके यहाँ पर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहाँ पर स्पेशल सेल ने इस काला जठेड़ी को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली एनसीआर के साथ साथ पहाड़ों पर तेज बारिश से दिल्ली में यमुना नदी इस वक्त उफान पर है। बुधवार को हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ तकरीबन 1,59,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिस वजह से यमुना के पानी का बहाव तेज होता गया और राजधानी में यमुना नदी का जलस्तर शुक्रवार को खतरे के निशान को पार कर गया। हालांकि अभी भी दिल्ली में यमुना का जलस्तर और भी बढ़ सकता है। यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर जाते ही सभी बचाव कार्य के लिए जुटी टीमें और अलर्ट हो गई हैं। यमुना के मैदानी इलाके में हो रहे लोगों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया है। अलग अलग इलाकों में नौकाओं को तैनात कर दिया गया है। बाढ़ के जोखिम वाले इलाकों को लोगों से खाली कराकर उन्हें राज्य सरकार के शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जा रहा है। तो वहीं पर डीडीएमए, वोट क्लब, एनडीआरएफ सभी टीम हाई अलर्ट पर हैं। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब 150 साल पुरानी जेल की दीवारें भर कर गिर गई। हादसे में 21 कैदी घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत बेहद गंभीर है। दोनों कैदियों को इलाज के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है और हादसे के लिए तेज बारिश वजह बताई जा रही है। इस मामले में पीडब्ल्यूडी विभाग की लापरवाही भी सामने आई है। घटना की जानकारी मिलने की थी, कलेक्टर सहित सभी संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। जेलर ओपी पांडे ने बताया कि हादसा सुबह 5:10 पर हुआ। एक सिपाही ने देखा कि बैरक नंबर 7 का प्लास्टर गिर रहा है। जैसे ही बैरक खोलना शुरू किया तो बैरक नंबर 7 पूरी तरह से गिर गई, जिसके बाद बैरक नंबर 2 की दीवारें भी गिर गई। दीवारें गिरने से करीब 21 कैदी उसके नीचे दब गए। जैसे तैसे सभी सिपाहियों को बैरक नंबर 8 में शिफ्ट किया गया। वही हादसे के वक्त बैरक नंबर 7 में 64 कैदी थे, जबकि जेल में कुल 255 कैदी हैं। भारत के साथ होम टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले इंग्लैंड को बड़ा झटका लगा है। इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर वैन स्टोक्स ने क्रिकेट से ब्रेक ले लिया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने शुक्रवार रात इसकी जानकारी दी। इंग्लैंड और भारत के बीच 4 अगस्त से टेस्ट सीरीज खेली जानी है। 30 साल के स्टोक्स ने अपने फैसले की वजह मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना बताया है। इसी साल होने वाली T20 वर्ल्ड कप में भी उनका खेलना तय नहीं है। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड यानी कि ECB ने एक बयान में कहा है कि स्टोक्स ने उंगली में लगी चोट को आराम देने के लिए भी ब्रेक लिया है, जो इस महीने की शुरुआत में क्रिकेट में उनकी वापसी के बाद भी इसे पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। कोरोना के समय क्रिकेटरों की मेंटल हेल्थ चर्चा का विषय बन गई है। खिलाड़ियों को महीने तक बायो बबल्स में खेलना पड़ रहा है। कोटा की दादाबाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 19,34,800 रुपए सहित लैपटॉप, मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी जब्त कर ली है। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के नाम विकास नरवाल और विष्णु सुमन हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ओरिएंटल अपार्टमेंट शास्त्री नगर दादावाड़ी में रहने वाले सानू बेग ने एक रिपोर्ट दी कि मैं ईद मनाने अपने घर गया हुआ था। उसके बाद आज उपस्थित हुआ हूं तो मैंने अपने घर के सामान, नकदी, जेवर, लैपटॉप, मोबाइल आदि को चेक किया। ये सब चोरी हो गए हैं। चूँकि घटना काफ़ी बड़ी थी, घटना को बड़ी गंभीरता से लेते हुए स्वयं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, मेरे द्वारा, एडिशनल एसपी हेडक्वार्टर, CO फर्स्ट अंकित जैन, SHO दादावाड़ी श्रीमती कलावती चौधरी और इनकी पूरी टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। साथ में FSL टीम, डॉग स्क्वाड और MOB को भी तलब किया गया। और इसके जो नौकर और अन्य व्यक्ति जो यहाँ काम करते हैं उन पे भी नज़र रखी गई। उसके आधार पे हमारी टीम ने इनके इस ओरिएंटल अपार्टमेंट में सफाई का काम करने वाले विकास नरवाल एवं उसके अन्य साथी विष्णु सुमन को दस्तयाब किया।
राजस्थान के स्वायत्त शासन और नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल बीकानेर दौरे पर हैं, जहां वे जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा सहित नगर निकाय के अधिकारियों से मिले। शांति धारीवाल बीकानेर संभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ रविंद्र रंगमंच पर आयोजित कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। वहीं बीकानेर दौरे के दौरान जयपुर में हो रहे मंथन पर उन्होंने कहा कि ये सवाल अजय माकन से करें। कई सालों से पड़ी हुई पेंडिंग है वो। हाँ सर, कई सालों से पेंडिंग पड़ी हुई है, फिर फिजिबल है या नहीं है, फिर दोबारा से एक बार देखेंगे। पहले भी एक बार मैंने देखा था उसको, तो ये सोचा था कि भाई अंडरपास बनाएंगे, रेलवे अंडरपास बनाएंगे, लेकिन वो अंडरपास भी फिजिबल नहीं बना। आरओबी भी नहीं बनता, एलिवेटेड रोड बन सकती है लेकिन वो बहुत लंबाई पे जाएगी, तो कई प्रकार की समस्या है उसमें। फिर दोबारा से एक बार और देखेंगे, क्योंकि जब तक उसमें आसपास के मकानों का एक्विजिशन नहीं होगा ना, तब तक वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। बांसवाड़ा शहर कोतवाली पुलिस ने 20 दिन में लगातार 10 बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 6 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर पहले भी अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। बांसवाड़ा के कब्जे से 6 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है और अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आगे अनुसंधान जारी है। सर, इसको कहां से गिरफ्तार किया गया? कब्रिस्तान के पास, इंदिरा कॉलोनी बांसवाड़ा से। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रेणुकूट निवासी एक व्यक्ति ठगी का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक रेणुकूट की रहने वाली नीतू सिंह नाम की एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। पहले तो पीड़ित के मोबाइल फोन पर एक अज्ञात नंबर से फोन आया और बताया कि मैं बैंक का अधिकारी बोल रहा हूं और आपके खाते का KYC अपडेट करना है। इस बात की झांसी में आते हुए नीतू सिंह ने अपने पूरे बैंक का डिटेल अज्ञात कॉलर को दे दिया, जिसके बाद पीड़ित ने मोबाइल पर 2 OTP मैसेज आए और इस OTP नंबर को पीड़िता ने अज्ञात कॉलर को बताया तो उसके खाते से 1,05,000 रुपये गायब हो गए, जिसके बाद वह पूरे मामले की शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची। SP अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए धोखाधड़ी किए गए रुपयों में से 80,000 रुपये तत्काल पीड़ित के खाते से वापस कराए हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी अनजान नंबर या कोई भी ऐसी आपके पास कॉल आती है जिससे आपके बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारी मांगी जाती है तो उसे ना तो नंबर दें, ना ही उससे संपर्क में रहें, जिससे लोग ठगी के शिकार ना हो। नीतू सिंह नाम की एक महिला जो रेणुकूट की रहने वाली है, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की थी साइबर सेल में कि KYC अपडेट करने के नाम पर उनके खाते से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में था 1,05,000 रुपये की ठगी कर दी गई थी और इसकी जांच साइबर शाखा द्वारा की गई और इसमें साइबर शाखा की पहल के कारण 80,000 रुपये उनको वापस उनके खाते में वापस कराया गया है। और इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी कोई साइबर अपराध की घटना घटित होती है तो उसमें समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर समय से बैंक डिटेल्स के साथ साइबर सेल को ये सूचना प्राप्त हो जाए तो कॉल करने पर कुछ पैसे वापस आने की चांसेस रहते हैं। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।